तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है ग्रेड प्लस टीचिंग ऐप पे। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 की, जिसमें हम लोग जानेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पोर्शन करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का कवर। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। जैसा कि आप सब जानते हैं, नंबर सिस्टम हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन में भी बात की थी कि शुरुआत करने से पहले हमें कुछ रणनीति बनानी पड़ती है, कैसे हम लोगों को टॉपिक शुरू करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी से, आज नवरात्र है, जय माता दी सभी को। और आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, कि हम लोग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर है। सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर, मतलब संख्याओं की व्याख्या करना। उसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप लोग समझ रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्याओं का समूह। जब संख्याएं समूह में होती हैं, उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्याओं की जानकारी, संख्याओं की गणना करना, ये सब लोग हम लोग नंबर सिस्टम में सीखेंगे आज, कि कैसे कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और हम लोग इन संख्याओं से कैसे खेल सकते हैं, कैसे नंबर्स के साथ प्ले करते हैं, हम लोग आज नंबर सिस्टम में देखेंगे। और बस नंबर सिस्टम की एक साधारण सी डिफिनीशन होती है, जो मैं आपको बता दूं, कि सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम। वो समूह जो नंबर को दर्शाए या नंबर की जानकारी दे, उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। पहले हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट में इस बोर्ड को हटा देता हूँ, ये कंटेंट अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है, यानी संख्या पद्धति। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम, यानी मतलब संख्याओं को दर्शाने वाला वो समूह, जिसे हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं या संख्या पद्धति बोलते हैं, जिससे हम लोग संख्याओं को दिखा सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम लोग नंबर सिस्टम करते हैं। नंबर सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल। बाइनरी होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है। बहुत तरीके के नंबर होते हैं। जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम को दशमलव पद्धति कहते हैं, बाइनरी सिस्टम को दुआदारी पद्धति कहते हैं, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टाडेसिमल होता है। नंबर सिस्टम को हम लोग बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर को हम लोग मोस्टली, आप लोग देखते होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में यूज करते हैं, जिसे हम लोग कोडिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा। लेकिन हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेसिस पे हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे, दशमलव के बारे में। और दशमलव पद्धति के ही रिलेटेड हम लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग डेसिमल सिस्टम से शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम शुरू करते हैं हम लोग।
आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ। आप लोग इससे नहीं, अभी मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे नोट बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, या किसी भी प्रकार का आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेसिमल सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले डेसिमल सिस्टम ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम में हम लोग ये सीखेंगे कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे नंबर्स की हम लोग जानकारी जान सकते हैं। डेसिमल सिस्टम वही है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों के बाद इसमें दिखा रहा है सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जब संख्याओं का समूह होता है, समूह मतलब दो संख्याएं आपस में जुड़ के मिली हों, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो दो नंबर से मिलके बना होता है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पहले जानने से पहले आप लोगों को हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही संख्या होती है जिस संख्या पे वो उपस्थित होती है। फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकीय मान। जैसे अगर हम लोगों के पास कोई संख्या दे रखी हो 4, 8, 5, 7, और हमसे कह दिया जाए इसमें जो 7 की अगर लिख दिया जाए फेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस फेस वैल्यू हम लोगों से पूछी जाए तो ये 7 ही होगी। अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए 5 की फेस वैल्यू तो ये 5 होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, और 4 की फेस वैल्यू 4 होगी। फेस वैल्यू हर डिजिट की वही होती है जहां पे वो होती है, प्लेस वैल्यू उसी की फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू में हम लोग जो डिजिट जहां पे है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अब हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, अगर हम लोगों को जैसे कोई डिजिट दे रखी हो 6, 8, 5, 0, अगर ये दे रखा है 5, 9, तो इसकी हम लोगों को प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू होती है स्थानीय मान। ये देखिए जिस डिजिट के बारे में हम लोगों को पूछा गया उसी के आगे हमें कुछ नहीं करना, बस जीरो ऐड कर देने हैं। यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होती है। ये आप एक नोट करके लिख दीजिए कि यूनिट डिजिट जो होती है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होती है यूनिट डिजिट की। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों से 9 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 9 ही होगी, और 9 की फेस वैल्यू भी 9 ही होती है। लेकिन अभी हम लोगों से 5 की प्लेस वैल्यू पूछ दी जाए तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके आगे हम लोगों को लगा देना होगा 5 और 0। ऐसे ही हम लोगों से 8 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8 और 2 0, क्योंकि 8 के बाद 2 0 का डिफरेंस है। 800 के टर्म में लिखा है, मतलब हंड्रेड्स के टर्म में लिखा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी हंड्रेड्स के टर्म में। ऐसे ही हम लोगों से 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ये आएगी 6000। ऐसे आप किसी की भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जान सकते हैं। और यूनिट डिजिट क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा। यूनिट डिजिट संख्या का आखिरी डिजिट, आखिरी नंबर यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हो 9, 6, 8, 7, तो जो ये 7 होगा ये संख्या का यूनिट डिजिट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नंबर्स की तरफ। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है।
चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैं बोल्ड क्लीन कर देता हूं। अब हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। सम्मिश्र संख्या से आप समझ रहे हैं दो संख्याओं का मिश्रण से, या दो संख्याओं का समूह, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके की संख्या होती है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे ये जो ए हमारा होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है, और जो हमारा आई बी होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा रियल पार्ट होता है, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अवास्तविक बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जो आई पार्ट होता है, ये जो आयोटा है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये जो आई पार्ट है, ये जो आई का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इस आई को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आई बराबर अंडर रूट के अंदर -1। ये इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, मतलब ये एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, इसका कोई भी मान नहीं होता, वास्तविक वैल्यू नहीं होती, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, या कोई हम लोग कह सकते हैं एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। इसको हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं या मान सकते हैं। वही होता है आयोटा हमारा। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1, जिसे हम लोग आई स्क्वायर को लिख सकते हैं -1। बस इतना ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आपको बता दिया कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं, और कैसे इसकी जानकारी हम लोग जानते हैं। तो ये बस इतना जान लीजिए, ये जो आई होता है ये आयोटा होता है, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या दे रखी हो 3 + 2 आई, तो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स डिजिट है, जिसमें जो 3 है वो रियल पार्ट है, और जो 2 आई है वो हम लोगों का इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, रियल नंबर। अब हम लोगों की जो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है वो शुरू होने जा रहा है। तो आप सब लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, या आप समझ लीजिए कि मैथ का पोर्शन शुरू होने वाला है, जिसे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसका बहुत ही यूज़ है कि हम लोग इसको, मतलब आप समझ लीजिए ये नींव है हमारी। नींव, कल मैंने बताया था ना सिलेबस में कि हम लोगों को नींव जनरेट करनी है, तो हमारी नींव बस रियल नंबर से शुरू हो रही है। पूरी दुनिया सब इसी पे डिपेंड है, रियल नंबर पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन, डेसिमल सिस्टम और रियल नंबर। अब हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर। तो इसे मैं हटा देता हूं। हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर। जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं।
तो जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या है। दुनिया में इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी रियल नंबर्स में अंदर आती हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया में वो सब हमारी रियल नंबर्स के अंदर आती हैं या वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं, जो अगर हम लोग कोई भी संख्या ले लें वो हमारी रियल नंबर के अंदर आएगी, बस इमेजिनरी पार्ट को छोड़ के। जैसे मैंने बताया कि इमेजिनरी संख्याएं जो वो तो एक मिश्रण है संख्या का, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, लेकिन हर संख्या अपने में एक रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है दुनिया में, क्योंकि इसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट हम लोग देख रहे हैं। तो मतलब कोई भी संख्या वो एक रियल नंबर होती है। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में विभाजित करते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। रियल पार्ट को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। दो तरीके से हम लोग रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय और इर्रेशनल नंबर को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग एक नई हमारी यूनिट होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इंटीजर के बारे में हम इसी में जानेंगे। फ्रैक्शन एक हम लोगों का यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग पूरे कवर करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसमें भी हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्या इनका यूज है। चलिए इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। इधर लिख लेते हैं रेशनल नंबर जिसको हम लोग एक तरफ डिवाइड करते हैं इंटीजर से और एक तरफ फ्रैक्शन से। जिसे इंटीजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक और फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि रेशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं फर्दर। एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। इंटीजर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक और फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हम लोग अपनी नई यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें इंटीजर में हम लोग बहुत चीजें पढ़ेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊं। इंटीजर में भी बहुत पार्ट हैं, बोर्ड में जगह नहीं है तो हम लोगों को इसको साफ करना पड़ेगा। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे हम अभी आपके सामने पीडीएफ खोल देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें पूरा चार्ट बना है। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि इंटीजर के आगे हम लोग देखते हैं। अब इंटीजर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ये फर्दर क्लासिफाइड है बहुत ही सारे टर्मों में।
इंटीजर के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। और फिर हम लोग देखेंगे को प्राइम। इतने टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। ये सारे पार्ट हैं हमारे इंटीजर के। नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें। कभी भी देखिए, मैथ्स को नोट्स की तरीके से मत देखिए। मैथ्स को माइंड में फीड करना सीखिए, कैप्चर करना सीखिए, विजुअलाइज करना सीखिए कि मतलब हर चीज को आप लिख नहीं सकते, आप इसको माइंड में कैप्चर कर सकते हैं। कॉपी में लिखा हुआ मिटा सकते हैं, लेकिन दिमाग में लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। तो आप इस चीज को नोट डाउन करिए, समझिए कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं। चलिए, इसी में हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे, एक इवन इंटीजर, इवन नंबर, और एक ऑड नंबर। तो ये हमारा चार्ट है पूरा पूरा नंबर सिस्टम का। हम लोग इतनी चीजें कवर करेंगे पार्ट वन में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का हमने चार्ट बना दिया। अब हम इन सबके एक एक के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे काम करती हैं, और इनकी क्या भिन्नता है एक दूसरे से, एक दूसरे से ये कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको एक चार्ट बनाना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं आपके सामने एक चार्ट खोल दे रहा हूं। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। चलिए, अब शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। एक एक हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में हम लोगों को बस इतना जाना है, दुनिया में माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सारी हमारी रियल नंबर्स होती हैं। बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में, कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशनल और इरेशनल की हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे ये अलग हैं सबसे। इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिए परिमेय संख्या।
तो चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या या कोई भी नंबर, वो अगर हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया हो, रेशनल नंबर होती है। मतलब कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या या कोई भी वैल्यू अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में दी रखी हो, वो रेशनल नंबर होती है। जहां पे ये p और q इंटीजर्स होते हैं, मतलब, और इसे रेशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। q से रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। और कोई भी संख्या अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में दे रखी हो तो वो रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू, एक निर्धारित वैल्यू पे डिपेंड करती है। रेशनल नंबर की हमेशा वैल्यू फिक्स्ड होती है और इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू, पॉइंट डाल के लिख लीजिए, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर। इसको पहला पॉइंट डाल के लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट डालिए, द नंबर विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू आर नोन एज रेशनल नंबर। लेकिन ये जो Q होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि रेशनल नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो Q होता है हमारा, ये जो इंटीजर, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इन रेशनल नंबर डिनोमिनेटर नेवर शुड बी जीरो। कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये हम लोगों के इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट के, जो कि एक रियल नंबर तो है, लेकिन ये हम लोगों की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। उसे हम लोग रेशनल नंबर नहीं करेंगे। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे q हमेशा, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। लिख लीजिए, जहां पे ये p और q इंटीजर्स हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होता है। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं। जैसे 3/5, 6/7, या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 3/10, 4/11। ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं, जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे मैं लिखाना चाहता हूं। ये आपने लिख लिया होगा। पाई आप सब जानते हैं ना, पाई। पाई, क्या आप सब जानते हैं पाई रेशनल है या इरेशनल है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारा पाई पाई हमारा इरेशनल होता है, लेकिन हमारा पाई कब रेशनल हो सकता है? जब पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू दे रखी हो। अभी मैंने एक पॉइंट दिखाया कि रेशनल नंबर हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होता है। अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पाई की फिक्स्ड वैल्यू 22/7 लिख दें, तब हमारा पाई रेशनल नंबर हो जाएगा। या पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 लिख दें, तब हमारा पाई रेशनल नंबर आएगा। मतलब अगर हम लोगों की पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी हो, तब ये रेशनल है। अगर पाई की वैल्यू 3.1468 मतलब रिपीटिंग दे रखी हो या नॉन टर्मिनेटिंग जो हो, तो हम लोग उसे रेशनल में काउंट करेंगे। वरना हमारा पाई रेशनल नंबर होगा अगर पाई की फिक्स्ड वैल्यू दे रखी हो।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि मतलब पाई आप किसी से पूछ सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल। अगर वो रेशनल कहेगा तो आप इसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब बार बार इसकी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, पाई पता नहीं कहां तक जा रही है इसकी वैल्यू, लोग इसे याद करते हैं, पाई की वैल्यू को याद करते हैं लोग। तो पाई हमारा रेशनल कब होगा, जब ये 22/7 की फॉर्म में होगा, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू दे रखी होगी, तभी हम लोग पाई को रेशनल कहेंगे, वरना पाई हमारे लिए इरेशनल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, वो सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही ना सकें या जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू ना हो, वो सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं द वैल्यूज विच कैन नॉट बी, विच कांट बी, या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर नोन एज इरेशनल नंबर। वो संख्याएं जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो सारी हमारी इरेशनल नंबर होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। इसे हम लोग डिनोट करते हैं Q डैश से। जो हमारी इरेशनल नंबर होती है, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग से मतलब, नॉन रिपीटिंग मतलब ये मतलब हमेशा रिपीट नहीं करती, इनकी एक अलग वैल्यू आएगी। डिवाइड करेंगे आप, जैसे आप किसी संख्या को डिवाइड करें तो 7.6, 7, 8, 9, 10, ऐसे मतलब ये चलता जाएगा, कोई भी इनका रिपीटेशन नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसे समाप्त ना किया जा सके, जो संख्याएं समाप्त ना की जा सके उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन रिपीटिंग मतलब होता है जो संख्याएं कभी भी रिपीट ना करें। नॉन टर्मिनेटिंग को आप लोग साधारण भाषा में समझ सकें, जो संख्या कभी मतलब विभाजित करने पर रिमाइंडर ना दे, जो कभी भी रिमाइंडर जीरो ना दे, वो सारी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। आप इसमें लिख सकते हैं दे डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू। इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब जैसे हम लोग पाई का मान देखते हैं, पाई का मान बहुत डिजिट में है, बहुत बड़ा है, पाई का मान 70, 80 हजार, 90 हजार डिजिट तक है। कभी कभी पाई के मान जो याद कर लेते हैं हम, उसे हम लोग मेमोरी किंग कहते हैं। जैसे भारत के मेमोरी किंग थे राजवीर मीरा, इससे पहले थे कृष्ण शेखर, जिन्होंने 40 हजार डिजिट तक की पाई का मान याद किया था। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान के शायद राजवीर मीरा हैं, जिन्होंने पाई का मान याद किया है 70 हजार डिजिट तक। उन्हें हम लोग कहते हैं मतलब माइंड किंग ही कहते हैं, या मेमोरी किंग का खिताब मिला था उन्हें। जीएस वैसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए जानना चाहिए क्योंकि मैथ्स का पोर्शन है कि पाई की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसने याद की है। तो आप लिख सकते हैं इसे राजवीर मीणा है। राजवीर मीणा राजस्थान के रहने वाले हैं, जिन्होंने 70 हजार डिजिट तक की पाई का मान याद किया है। और पहले हम लोग, इससे पहले कृष्ण शहर थे, कृष्ण शहर, जिन्होंने 40 हजार डिजिट तक पाई का मान याद किया था। ताकि वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन लिख सकते हैं आप लोग। नाम उनका राजवीर मीना है, राजवीर मीना। इन्होंने 70,000 डिजिट तक पाई का मान याद किया है। इन्हें हम लोग मेमोरी किंग भी कहते हैं। चलिए, ये रही रेशनल और इरेशनल की बात, समझ गए होंगे आप लोग। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पाई ई या 3.33698, कोई भी ऐसी वैल्यू। ये सारी हमारी इरेशनल वैल्यूज होती हैं जो कभी भी एंड ना हो। आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं, ये जो हमारी गणितीय संख्याएं होती हैं, प्लस माइनस स्टार और जितने भी ये सिंबल्स होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका कोई मान नहीं है। ये सारी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर या किसी के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आप किससे टर्मिनेट करेंगे? ये सारी भी हमारी, जिनको हम लोग बोलते हैं गणितीय मान, ये सारे हमारे इरेशनल वैल्यूज होती हैं। चलिए, अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि इरेशनल, अब लोग देखते हैं इरेशनल और रेशनल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे कभी भी सवाल आ सकता है कि दो संख्याओं के बीच की रेशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग से पूछा गया हो ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। या इंग्लिश में पूछा गया हो, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। अगर हम लोगों से पूछा गया हो कि ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या है या कितने रेशनल नंबर्स हैं ए और बी के बीच में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। यहाँ पे के जो होता है ये होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे हम लोग रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं या कितनी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो हम लोग बस के की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ए के की अगर हम लोग वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला तो सिर्फ आएगा बी अपॉन वन। फिर हम लोग लिखेंगे के इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये आएगा ए बी अपॉन 1 2। तीसरी हम लोगों के पास आएगी 2a प्लस बी अपॉन 3। तो ये ऐसे हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है दो नंबर के बीच में। इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। या अपरिमेय संख्या ए और बी के बीच में, तो इसे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं अंडर रूट के अंदर ए बी। इससे हम लोग इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो वैल्यूज के अंदर या किन्हीं भी दो संख्याओं के अंदर इरेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग अंडर रूट के अंदर ए बी करके इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। चलिए, जैसे हम लोगों को दे रखा हो 2 3, बस ये देख लीजिएगा कि जो ए बी हो ये एक दूसरे का स्क्वायर ना हो, क्योंकि अगर ये मतलब इक्वल वैल्यूज होंगी तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो फिर वो हम लोगों की परिमेय संख्या में आ जाएगी रेशनल नंबर। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो नंबर इरेशनल है या रेशनल है। ये सब लोग हम लोगों की मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना अच्छा सोच सकते हैं कि कौन संख्या रेशनल है कौन संख्या इरेशनल है। अगर ये कभी भी वैल्यू अदर होती है तो इसका हम लोग क्यूब ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक।
हेडिंग डाल लीजिए इंटीजर्स। जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको दिखाऊंगा। अरे हट गया है, फिर से लिख लेते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। बहुत ही आराम से लेके चलूंगा, एक एक चीज समझाता चलूंगा, तभी आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही आसानी से आप इसे फ्रेश माइंड के साथ पढ़िए, बहुत ही धीरे से पढ़िए। मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने में, आराम से समझा समझा के चल रहा हूँ, हर चीज़ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और अच्छे से हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो इंटीजर्स के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। पहले तो इंटीजर को हम लोग जिससे डिनोट करते हैं वो होता है जेड। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर के अंदर पहला पॉइंट होता है कि वो संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो सारी इंटीजर्स होती हैं। मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे या स्केल पे रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारी सारी इंटीजर्स होती हैं। तो लिख सकते हैं द नंबर्स दैट कैन बी represented on number line are known as integers। वे संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर रेखा पर अंकित कर सकें, वे सारी हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। दूसरा पॉइंट, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट सारी संख्याएं हमारी इंटीजर होती हैं। इसे हम लोग एक और डिफिनेशन ले सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरोस और विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये तो हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन सारे भी जिन नंबरों को हम गिन सकते हैं या जीरो को इंक्लूड कर लें, तो वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। तो एक लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो फ्रॉम set of integer are called integers। इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब हम एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इंटीजर में, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं इंटीजर में, इसको हटा दूं मैं। नंबर रेखा पे रिप्रेजेंट करना का मतलब हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इंटीजर को। तो जैसे हम लोग कोई भी नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं,
+2 लिख सकते हैं, और ऐसे ही प्लस इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसे समझते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, -1, 0, +1, +2, ऐसे ही चलता रहेगा प्लस इनफाइनाइट तक। अब समझते हैं, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो 0 है ये हमारा मिड टर्म है, जिसे हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं। ये 0 हमारा मिड टर्म है, जिसे हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं। अब हम लोग इसे इधर साइड देखते हैं तो ये घटता हुआ क्रम लिख रहा है कि -1, फिर -2, -3, -4, ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट तक। ये एक घटता क्रम दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। घटता हुए क्रम में लिखा है, या हम लोग कह सकते हैं ये सारे जितने भी हमारे हैं ये सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये हम लोग इसे कह सकते हैं, या ये हमारे सारे बढ़ते हुए क्रम में है, जिसे हम लोग आरोही क्रम कह सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये जो घटता हुआ क्रम लिखा है, लिख सकते हैं आप इसे घटते हुए क्रम में, जिसे हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम, या इधर लिखा है बढ़ते हुए क्रम में, जिसे हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर में हम लोग दो टाइप पढ़ते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 हम लोग ना ही निगेटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं ना ही पॉजिटिव। ये हम लोगों का एक मिड टर्म होता है। निगेटिव इंटीजर्स हम लोगों के यहाँ से शुरू हो जाते हैं, -1, -2, माइनस इनफाइनाइट तक, और पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों के शुरू हो जाते हैं +1, +2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं कि अवरोही क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं अगर बनाना चाहें, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर्स हमारा कौन सा है, तो हमें तो पता नहीं है कि निगेटिव इंटीजर्स, आप लोग बताइए कि हम लोगों का सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा। तो इसका आंसर ही हमें नहीं पता है, तो इसका आंसर हम लोग हमेशा लिखेंगे CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम लोगों को निगेटिव इंटीजर पता ही नहीं है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट तक की हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा है, या हम लोग ने बताया कि इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं, तो हम लोग इसकी कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते कि माइनस या स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होता है। लेकिन हाँ, हम लोगों से ये पूछ दिया जाए लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या है, तो इसे हम लोग लिखेंगे -1। जो -1 होता है हमारा, वो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कहलाता है। ऐसे ही अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग इसकी वैल्यू देंगे 1, +1, क्योंकि हमें +1 पता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन अगर इसी जगह हम लोगों से पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका भी आंसर होगा CND, क्योंकि इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते
कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन होगा, क्योंकि वो प्लस इनफाइनाइट टर्म तक जाता है और जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी कि हमारा लार्जेस्ट क्या होगा, तो इसे हम लोग CND लिखेंगे कि ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता इसे। एक परिमेय संख्या, जो हम लोग ने रेशनल नंबर पढ़े थे, उसमें आपको एक ट्रिक सिखा देते हैं या एक ट्रिक बता देते हैं कि जो हमारी जो परिमेय संख्या होती हैं या अपरिमेय संख्या होती हैं, या जो हमारे रेशनल इरेशनल नंबर के जो मतलब ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस माइनस या गुणा या विभाजन या डिवीजन, मतलब जो भी इनके सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उस पर मैं आपको छोटा सा एक मतलब एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपका ये थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों के पास कहीं भी रेशनल नंबर दे रखा हो क्यू, लिख सकते हैं आप लोग इसे। तो अगर q प्लस क्यू लिखा हो, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाए तो q ही आता है, या q माइनस क्यू दे रखा हो तब भी q ही आता है, या q इंटू क्यू दे रखा हो तब भी q आता है, या q डिवाइडेड बाई q दे रखा हो तब भी q आता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, अगर हम लोग किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तब भी परिमेय संख्या आती है, या दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तब भी परिमेय संख्या आती है, या इनका गुणा करते हैं तब भी परिमेय संख्या आती है। मतलब परिमेय संख्या का जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब दो परिमेय संख्या या कभी भी दो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, या अगर प्लस हो माइनस करें हम लोग उन्हें, या डिवाइड करें या उन्हें सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका जो आंसर होगा वो भी रेशनल नंबर के ही फॉर्म में आएगा, कभी भी इरेशनल नहीं आएगा। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंटीजर्स के टाइप देखते हैं कि इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो सारी संख्याएं होती हैं जो हमारे भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, या जो हमारी 9 डिजिट्स होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसमें जीरो नहीं होता। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? ये एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही बढ़ते क्रम में ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसकी हम लोग डिफिनेशन ले सकते हैं। नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग और स्टार्ट्स विद 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब वो सारी संख्याएं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, या जो संख्याएं एक से शुरू होती है, वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं।
अब हम लोग देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं, या अगर हम लोग इसे देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं ऐसे कि नंबर, अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो का एडिशन कर दें तो वो सारी हमारी होल नंबर्स बन जाती हैं। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं अगर जीरो में मतलब नेचुरल नंबर्स में जिसमें जो एक से शुरू होती है, अगर उसको हम लोग जीरो से शुरू कर दें तो वो सारी संख्याएं नेचुरल होल नंबर्स हो जाती हैं। तो होल नंबर हमारी कौन सी होती हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारी हमारी होल नंबर्स होती हैं। तो होल नंबर्स की अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एडिशन of 0 in the set of natural numbers are called whole numbers। मीन्स नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग जीरो का एडिशन कर दे तो होल नंबर होता है। सारे होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कहलाती हैं जिसमें हम लोग जीरो ऐड कर दें तो वो सारी संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। लिख लीजिए आप लोग इसे। चलिए हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कंपोजिट नंबर्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर का एक दूसरा नाम भी होता है यैगिक संख्याएं, भी हम लोग इन्हें कह सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन प्रश्न आ जाता है यैगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। कभी कभी प्रश्न में दो तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कि मतलब अगर भाज्य संख्याएं ना दे रखा हो या हम लोगों को दे रखा हो यैगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, तो वो भी हमारी कंपोजिट नंबर को ही डिफाइन कर रही हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसी और तरीके की कोई संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं एक ही होती हैं। यैगिक, संयुक्त और भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आइए जानते हैं क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर में हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब जिन भी संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं, यैगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। मतलब फैक्टर्स का मतलब हो गया, या इसे हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई वन itself or by some other number are known as composite number। ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? कंपोजिट नंबर होती हैं। मतलब जो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, भाज्य हो या किसी अन्य नंबर से भाज्य हो, उन सब लोगों को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं या भाज्य संख्याएं कहते हैं।
और एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं हम लोग इसकी, काउंटिंग नंबर्स which are not prime are called कंपोजिट नंबर। मतलब वे संख्याएं जो प्राइम नहीं होती हैं वे सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स होती हैं। मतलब वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं सारी संख्याएं भाज्य होती हैं। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसका 4, 6, 8, 9, 12, 15, ऐसे ही जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी हमारी कंपोजिट नंबर्स होंगी। कंपोजिट नंबर्स में दो क्वेश्चन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो लिख लीजिए जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। जो हमारा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर होता है वो भी 4 होता है, 4 होता है हमारा। जो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो हमारा 9 होता है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। ये आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अब लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हेडिंग डाल लीजिए प्राइम नंबर्स, या हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। वो सारी हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं। प्राइम नंबर में हम लोग लिखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखते रहिए। एक चीज समझिए, पॉइंट्स बना के जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को आसानी रहती है पढ़ने में। तो पॉइंट्स पहला लिखिए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वही संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं वो सारी प्राइम नंबर्स होती हैं। या इसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कंपोजिट नंबर में लिखे थे, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए वहां पे लिखा था कितने भी हो सकते हैं फैक्टर, मतलब लेकिन 3 तो होने ही चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है ओनली 2 फैक्टर, मतलब सिर्फ 2 फैक्टर जिन संख्याओं के होंगे वो सारी संख्याएं प्राइम नंबर होंगी हमारी। तो द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। मतलब वे सारी संख्याएं जिनका विभाजन जो होगा वो स्वयं से होगा और एक से होगा वो सारी संख्याएं कैसी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं आप एग्जांपल लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं, 9 नहीं होगी हमारी प्राइम नंबर, 11, 13, 17, ऐसे ही हमारे सारे प्राइम नंबर चलते रहेंगे। ये हटा दीजिएगा, 11 है यहाँ पे, वो कंपोजिट नंबर का याद रहा, 11 है। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे।
कभी भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक क्लास होती है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन बड़े आराम से लेके चलेंगे आप लोगों को, सब धीरे धीरे समझाते चलेंगे, बस बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, इसमें भी कुछ स्मॉल इस क्वेश्चन होते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। आप इसे हैशटैग करके या पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो आप इसलिए लिख सकते हैं 2, या इसे भी हम लोग ये भी कह सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर। दो एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, मतलब दो, सिर्फ जैसे कह सकते हैं सिर्फ एक इवन नंबर है पूरे प्राइम नंबर की सीरीज में, अनगिनत तक प्राइम नंबर की सीरीज में दो एक ऐसा अंक है जो सिर्फ इवन होता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं ओनली इवन प्राइम। ये सिर्फ एक इवन प्राइम है जो, जिसे हम लोग दो कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है डिविजिबल बाई ओनली वन इवन प्राइम, मतलब दो नहीं दे रखा है, सिर्फ ये कह रखा है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई ओनली वन इवन प्राइम। तो ओनली वन इवन प्राइम कौन सा है हमारा? दो। मतलब क्वेश्चन में हम लोगों को दो की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। और अगर हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो वो हमारा होगा 3। एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर यूजीसी नेट में, आया था कि द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाई, कोई एक डिजिट दे रखी थी, पूछा गया था कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है क्या वो इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, या जिसको बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक, या दोनों का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए किन्हीं नंबर के बीच में, जैसे 2 4 6 8 10, इन लोगों इनका डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है, तो ये सारे हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो हमसे पूछा गया था कि जो सम होता है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का, क्या वो किसी नंबर से डिविजिबल है। हमें हमें एक नंबर दे रखा था, उससे पूछा था क्या वो डिविजिबल है कि नहीं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जैसे हम लोगों से पूछा जाए पूरी प्राइम नंबर की सीरीज में सिर्फ तीन ही कॉन्जिक्यूटिव प्राइम होते हैं, जो होते हैं 3 5 और 7। तो इसे आप लिख सकते हैं थ्री कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर 3 5 7। 3 और 5 और 7 तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, प्राइम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। या हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 3 5 7। प्राइम नंबर में दो तीन और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम पे कि को प्राइम क्या होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन भी कराना है प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर पे बेसिस हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो यूजीसी नेट में लास्ट ईयर आया था, उसे हम लोग देखेंगे। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम या प्राइम नंबर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमें कोई भी प्राइम नंबर निकालना हो, या इसे मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, कैलकुलेशन ऑफ प्राइम नंबर, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसमें मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको कि प्राइम नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 6n प्लस माइनस 1। इससे हम लोग प्राइम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है
जो n की वैल्यू होती है ये हमेशा 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 तक की तो आप लोग प्राइम नंबर जान ही पाएंगे, 2 3 5 7 इतनी तो आप लोग प्राइम नंबर निकाल ही लेंगे, इतना तो याद ही कर लेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। लेकिन हमें इससे बड़े प्राइम नंबर चाहिए तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे जस्ट। जैसे इसे हम लोग ट्राई करते हैं, लिखा है 6n प्लस माइनस 1, ये फॉर्मूला दे रखा है और हमें n की वैल्यू 3 से ज़्यादा रखनी। तो अगर हम लोग n की वैल्यू इसमें 4 रखते हैं तो हम लोग क्या आएगा, 6 × 4 प्लस माइनस 1, तो 6 × 4 24 और 1 25। लेकिन 25 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 24 माइनस 1 कर देंगे। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा 23, जो कि हमारा एक प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 25 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हम लोगों को बस सोचना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट डिजिट होगी क्या उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं या 2 से कम। तो जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, या जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या जैसे हम लोग 6 × 5 प्लस माइनस 1 लिखते हैं, तो 6 × 5 = 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हम लोगों का प्राइम नंबर क्या होगा, 31, 31। या हम लोग देखें 6 × 6 प्लस माइनस 1, तो 6 × 6 = 36, 6 × 6 36 होता है। 36 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और 1 कम करेंगे तो 35 आएगा। तो 35 के 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 35 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो होगा 37। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो हम देखते हैं, प्राइम नंबर पे डिपेंडेंट था, जो लास्ट ईयर यूजीसी नेट में आया था। एक प्राइम नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्राइम नंबर पे। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर, व्हाट विल बी द एवरेज set of prime number falling between 12 एंड 42। तो आप जानते हैं 12 और 42 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम लोगों से क्या कह रखा है कि इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा। मतलब हमसे पूछा गया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब इनके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका योग क्या होगा, या उनकी औसत क्या होगी, एवरेज क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो या तो हम लोग इस फॉर्मूले से जो हमने दिया था 6n + 1, इससे हम लोग सारे प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, या कुछ प्राइम नंबर हम लोग याद कर सकते हैं। तो 12 से 42 के बीच में प्राइम नंबर जो आते हैं वो होता है 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। देख लीजिए, इतने प्राइम नंबर आते हैं, 13, 17, 19, 31, 37, 31, 37। एक और हो सकता है 41, हाँ 41 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। चलिए इनका हम लोग योग देखते हैं क्या आएगा। तो अगर हम लोग इनका योग करने जाएं तो इस सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, एवरेज निकालना है। तो हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए, तो 12, 12 हम लोग नहीं काउंट करेंगे, 12 और उसके बीच में काउंट करना है ना, तो हम लोग 13 से शुरू करते हैं, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, 31 और 41। अभी हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज चैप्टर में, जो भी यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको लगाते हैं। तो ये कितनी संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 और 37 रह गया हमारा 8। तो हम लोग इसको 8 से डिवाइड कर देंगे।
तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। 7 1 8 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 21 9 30, 37 37 3 37, 37 3 40, कहाँ से लगा 0। फिर इसको आगे एक एक हाथ से लगा 3 4 7 7 3 10 10 2 12 12 2 14 15 16 17। तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2। 270 डिवाइडेड बाई 8। इसको हम लोग अगर 8 से काटेंगे तो हम लोगों का कितना आंसर आएगा? 27। और इसका आंसर आएगा 2 6 8 8 16 16.5 26.5 इसका आंसर आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसकी औसत क्या आएगी। वैसे 210 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 26.5 आएगा। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो देखिए प्राइम नंबर हम लोगों को इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ये चैप्टर नंबर सिस्टम। अब ये क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड था कि पीवाईक्यू पे ही रिलेटेड था कि प्राइम नंबर। तो हम लोगों को जब पता ही नहीं होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव प्राइम पे आया था कि एक हम लोगों के पास ऐसा ही नंबर कोई दे रखा था 9 6 5 6 8, मतलब ऐसे एक डिजिट दे रखी थी और पूछा गया था सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम कैन डिवाइड दिस डिजिट। क्या वो इन 3 को विभाजित है, मतलब इससे विभाजित कर सकते हैं, उस चीज को नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या ये नंबर सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें बताना था। और 4 ऑप्शन दे रखे थे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं को प्राइम क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए को प्राइम। को प्राइम हेडिंग डाल लीजिए। को प्राइम डाल लिया। को प्राइम को हम लोग हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। इसमें भी हम लोग दो चीज सीखेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए सहअभाज्य संख्याओं का सबसे एक आप लोग जानते होंगे रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम आप लोगों ने सुना होगा। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है हम लोग रिलेटिवली प्राइम को कहते हैं कि एचसीएफ जिनका हमेशा 1 हो, मतलब जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। लेकिन रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नहीं कर सकते, लेकिन सारे को प्राइम रिलेटिवली प्राइम होते हैं। क्योंकि रिलेटिवली प्राइम में हम लोग 1 इंक्लूड कर सकते हैं, 1,3। इनका भी जो रिलेटिवली प्राइम होगा 1,3 के फैक्टर में लिख सकते हैं या इनकी पेयर्स बना सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। लेकिन को प्राइम्स हमारे वो होते हैं पेयर्स विच इज ओनली divisible by 1 आर नोन एज को प्राइम। मतलब वे संख्याएं जो केवल एक से डिविजिबल हो, सारी वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक से डिविजिबल हो। या इसे हम लोग कह सकते हैं द पेयर्स हैविंग एचसीएफ 1। ये ज्यादातर बुकों में लिखा होता है, लेकिन ये एचसीएफ 1 हमेशा रिलेटिवली प्राइम जो होती हैं उनका होता है। लेकिन रिलेटिवली प्राइम में हम लोग 1 होता है और 1 प्राइम नहीं, प्राइम नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्रो प्राइम में नहीं रखते हैं। लेकिन रिलेटिवली प्राइम में हम लोग 1 इंक्लूड कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं 2,3, 5,7, 1,8। नहीं 1,8 नहीं लिख सकते क्योंकि एक अभी हम लोगों ने बताया कि रिलेटिवली प्राइम होता है, तो 1,8 हम लोग नहीं लिख सकते। 5,13,
17, 31, ये सारे हमारे को प्राइम होते हैं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होगा, इन्हें एक के अलावा किसी से डिवाइजिबल नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को जैसे इसको एक से कर सकते हैं डिविजिबल, और दो से कर सकते हैं डिविजिबल, लेकिन तीन को दो से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक से कर सकते हैं। मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है। मतलब इन दोनों को एक से डिविजिबल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के जो कॉमन डिविजिबल है उनसे एक दूसरे को नहीं डिविजिबल कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर आपके पास दे रखा हो 5,7, या आप लोग ले लीजिए 5,13, मतलब ऐसे कोई डिजिट लीजिए जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जैसे 27 और 32, 27 और 32 लिया, ये हमारे को प्राइम है। अब 27 को हम लोग किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं? 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। 32 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन देखिए, और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक है। मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो एक है। बाकी इसमें 3 से डिविजिबिलिटी है, 9 से डिविजिबिलिटी है। क्या हम लोग 32 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक से दोनों की डिविजिबिलिटी हो, उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। और ये जो होते हैं सारे को प्राइम होते हैं, क्योंकि हम लोग 27 को इन किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते। चीजों को समझना सीखिए, डिफिनीशन पे मत जाइए कि कहना क्या चाहता है। देखिए 27 और 32 में इतने फैक्टर्स हो सकते हैं, 32 के मतलब 32 को हम लोग इस सब चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग 27 को इस चीज से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एक दोनों में कॉमन है, इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक से हम लोग दोनों डिजिट मतलब पेयर को डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग इसी को प्राइम में ही एक आगे आता है, वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम एक हेडिंग डाल लीजिए। बता देता हूं कि ट्विन प्राइम क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जानना जरूरी है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। देखिए, ट्विन प्राइम्स वो प्राइम होते हैं कि मतलब ये भी पेयर होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस दो होता है। सेट ऑफ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू। मतलब वो पेयर्स, प्राइम नंबर के वो पेयर जिनका डिफरेंस जो होता है वो दो हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में 5,7, 11,13। देखिए इनका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस है वो दो का है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। मतलब जिन प्राइम पेयर्स का जो डिफरेंस होता है वो अगर दो हो तो उन्हें हम लोग ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं 56, 61, 71 और 73, ये सारे हमारे ट्विन प्राइम्स के अंदर आते हैं। अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स होते हैं, तो 1 से 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम्स होते हैं। चलिए, इसके आगे दो छोटे से टॉपिक बचे हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज मैंने बताया, मैंने आपको प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर बताया, लेकिन प्राइम नंबर को मैंने 2 से शुरू किया और कंपोजिट नंबर को 1 से शुरू किया, या मतलब शुरू किया, लेकिन हम लोगों ने जीरो को नहीं पढ़ा कि जीरो प्राइम है कि या कंपोजिट है। तो हम लोग जीरो को किस में रखेंगे? मतलब जीरो कैसा नंबर है, प्राइम है कि कंपोजिट है? क्या आप लोगों ने सोचा कि मतलब जीरो किस टाइप का नंबर हो सकता है? प्राइम हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है? किस टाइप का नंबर है जीरो? तो जीरो, जीरो आप लोग लिख लीजिए, जीरो ना ही हमारा प्राइम है। रुक जाइए, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। एक नोट बना के डाल लीजिएगा। एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि जीरो इज नाइदर
प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। इसको नोट बना के डाल लीजिए। तो ये जीरो क्या होता है? जीरो हमारा होता है यूनिवर्सल फैक्टर। जीरो हमारा ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, जीरो हमारा होता है यूनिवर्सल फैक्टर। चलिए, अब हम लोग दो चीजें देखते हैं कि एक हम लोग देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और इसी के साथ अपनी क्लास को रेस्ट देंगे। और कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, जिस पे बहुत से प्रश्न बनते हैं जो हमने बताए हैं। कल हम लोग पार्ट 2 में नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। उससे पहले हम लोग चलिए इवन नंबर और ऑड नंबर देख लेते हैं, और इन जो हमने आज पूरा पढ़ा है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसको हटा दें हम। चलिए, इसी में एक हेडिंग डाल लीजिए, इवन नंबर। और एक ऑड नंबर, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। बोर मत होइएगा, आराम से लेके चलूंगा, बोला ना, बढ़िया साथ में पढ़ते हैं दोनों लोग। मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। आपको सिखाता जाऊंगा, धीरे धीरे सब चीज़ आपको समझ आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर हमारा वो नंबर होते हैं, इवन नंबर दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू। वे सारी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, पूर्ण विभाजित हो जाएं, उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। वे सारी संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाएं, उन्हें हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, या इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। और ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो सारी हमारी सम संख्याएं होती हैं। और जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो जाएं, वो हमारी ऑड नंबर्स होती हैं। तो नंबर्स विच आर नॉट divisible by 2 are called odd numbers। तो इवन नंबर्स हमारी होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके -4, -2, 0, 2, 4, ऐसे ही प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं हमारी दो से डिविजिबल होती हैं कंप्लीटली। और ये सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर होती हैं, और ऑड में होती हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से लेके 3, 1, 1, 3 माइनस का, और ये प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं हमारी ऑड नंबर्स होती हैं। लेकिन हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो हमारा इवन या ऑड कैसे हुआ, मतलब हम लोग ने इसे ऑड में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप देखिए दो का डिफरेंस है, अगर हम लोग दो में प्लस दो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन हम लोग इसमें दो का डिफरेंस इसमें भी लिए, लेकिन इसमें अगर हम लोग दो का डिफरेंस लेंगे वन आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जीरो हमारा इवन कैसे हुआ, इस चीज को चेक करते हैं कि जीरो हमारा इवन कैसे हुआ। तो इस चीज का फॉर्मूला होता है कि अगर इवन और इवन इवन होता है, इवन और इवन का सम हमेशा इवन होता है। इवन प्लस अगर हम लोग इवन करते हैं तो हमेशा इवन आता है। ऑड प्लस ऑड हम लोग करते हैं तो हमेशा इवन आता है। इवन प्लस ऑड अगर हम लोग करते हैं
तो हमेशा ऑड आता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि जीरो हमारा इवन है या ऑड है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग पहले जीरो को ऑड मानते हैं। तो अगर हम लोग जीरो मान लें कि हमारा जो जीरो है वो ऑड है, तो हम लोग रखते हैं। तो जैसे हम लोगों को जीरो ऑड रखेंगे तो इसमें इवन प्लस इवन, अगर हम लोगों ने जीरो को ऑड मान रखा है तो इवन ही आएगा। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग दो और माइनस दो यहाँ पे रखते हैं दोनों इवन, तो हमारा आएगा, ये कट हो जाएगा जीरो। लेकिन जीरो इवन आना चाहिए, लेकिन जीरो हमारा ऑड हम लोगों ने मान रखा है, तो इसीलिए हमारा जीरो, ये जो पहली कंडीशन है गलत हो जाएगी। हम लोगों ने इवन की जगह दो रखा, फिर माइनस दो रखा इवन की जगह, लेकिन हम लोगों का क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, लेकिन इवन ही आ रहा है क्योंकि जीरो को हम लोगों ने ऑड माना था। इसमें हम लोग रखते हैं दो ऑड टर्म्स रखते हैं। अगर हम लोग जीरो को ऑड माने, जीरो प्लस तीन रखे हैं, तो हम लोगों का इवन आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है तीन। ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और अगर हम लोग इसमें रखते हैं दो और ऑड में जीरो रखते हैं, तो हमारा दो जबकि आना चाहिए ऑड और आ रहा है इवन, तो ये भी हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग जीरो को इवन मान के चलें, तो पहली कंडीशन में हम लोग रखते हैं जीरो प्लस टू और हमारा आ भी रहा है दो, तो पहली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में हम लोग ऑड रखें, तो अगर हम लोग रखें ऑड, ऑड में हम लोग रखें तीन और माइनस तीन, तो हमारा आएगा जीरो, जो कि हमने इवन मान रखा है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सही हो जाएगी। और तीसरी, अगर हम लोग जीरो रखें और एक ऑड टर्म रखें तीन, तो आएगा तीन, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन कहती है ऑड आना चाहिए, वो भी हमारी सही है। तो तीनों कंडीशन हमारी इवन पे सेटिस्फाई होती है, इसीलिए हमें हमारा जो जीरो होता है वो इवन नंबर होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो कि हमारा जीरो इवन नंबर क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी तीनों इनको सेटिस्फाई कर रहा है कि जीरो इवन रखने पे ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हमारा जीरो इवन नंबर होता है। चलिए, तो आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, एक हम लोग इस जो पूरा टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है इसका एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। क्लीन कर दे रहा हूँ मैं इसे। अब मैं जो पीडीएफ खोल रहा था वो चलिए खोलते हैं, देखते हैं। चलिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, नंबर्स के बारे में जाना कि नंबर्स क्या होते हैं। हम्म, नंबर्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि नंबर्स क्या होते हैं, सारी संख्याएं जिनको जिनकी हमें जानकारी चाहिए या संख्याओं का समूह को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, सारी हमने पढ़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा, एक रियल नंबर पार्ट में तोड़ा है और एक इमेजनरी नंबर पार्ट में तोड़ा। जो हमारा आयोटा का पार्ट था वो हम लोग इमेजनरी नंबर होता है, और रियल नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्या थी हमारी सारी रियल नंबर में आ गई। फिर हमने रियल नंबर को फर्दर रेशनल और इरेशनल नंबर में तोड़ा। रेशनल और इरेशनल में हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। और इरेशनल में हमने पढ़ा जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो वो हमेशा इरेशनल होती हैं। रेशनल में हम लोगों ने देखा कि रेशनल को कैलकुलेट करने के लिए ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन का फॉर्मूला यूज होता है रेशनल नंबर को, और इरेशनल को कन्वर्ट करने कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट के अंदर ए बी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग रेशनल और इरेशनल में। रेशनल नंबर में हम लोगों ने पाई की फिक्स वैल्यू रखी थी। अगर पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 22/7 तो हम लोग उसे रेशनल कहेंगे। अदरवाइज अगर पाई की वैल्यू पॉइंट्स में दी गई हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो इरेशनल के टर्म में आएगी। रेशनल नंबर के बाद हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा। इंटीजर में हम लोग ने पूर्णांक और भिन्न देखा। फ्रैक्शन को हम लोग एक नई यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हम लोगों के सिलेबस का रिलेटेड टॉपिक है। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक में हमने चार पांच चीजें देखी, नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, कंपोजिट नंबर देखे, प्राइम नंबर देखे और को प्राइम देखे। नेचुरल नंबर में हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे सारी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी इंटीजर और नेचुरल नंबर्स होती हैं। अगर हम लोग इसी नंबर नेचुरल नंबर में जीरो का एडिशन कर देते हैं तो वो सारी होल नंबर बन जाती हैं।
यही इसी नेचुरल नंबर में इसी नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो का एडिशन कर देते हैं तो हमारी होल नंबर्स बन जाती है। होल नंबर में हम लोग ने देखा कि इवन नंबर क्या होती है और ऑड नंबर्स क्या होती है। जो नंबर्स दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो हमारी सारी इवन नंबर्स होती है, और जो नंबर दो से डिविजिबल ना हो वो हमारी ऑड नंबर्स होती हैं। इसी में हम लोग ने देखा जीरो हमारा इवन नंबर कैसे हुआ, क्योंकि वो तीन इक्वेशंस को फॉलो कर रहा था और सेटिस्फाई हो रहा था जब हम लोग जीरो को इवन मान रहे थे। कंपोजिट नंबर हम लोगों ने देखा जिन नंबर के तीन से ज्यादा फैक्टर किए जा सकते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर में हमने सीखा जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, मतलब जो सिर्फ दो से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, एक से डिविजिबल हो अपने आप से डिविजिबल हो, वो सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर में हमने सीखा जो दो प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो सारे हमारे को प्राइम होते हैं। तो बस हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, हम लोगों ने सारा देख लिया। ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पर आप इस पर देख सकते हैं। इस पर सारा कुछ लिखा है और मतलब कैसे पूरा डिफिनीशन लिखा है। इसमें क्वेश्चंस भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने लिख रखे हैं। नोट आप लिख सकते हैं कि वन जैसे मैंने नोट लिखवाया था वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप समझिए, आपको कंटेंट मिल जाएगा, बस आपको समझना होगा कि कैसे करना है हम लोगों को। ये देखिए, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की होगी, ये सारा कुछ इस पीडीएफ के फॉर्म में है। अब ये टॉपिक रूल्स और डिविजिबिलिटी, ये हमारा कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे कि रूल्स और डिविजिबिलिटी क्या होते हैं, भाज्यता के नियम। तो बस आज